नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक इंश्योरेंस कंपनी अग्नि बीमा में 3 प्रकार के नुकसानों की क्षतिपूर्ति करती है। स्टॉक, अगर वो आग से जल जाता है और बीमित का बीमा हित उसमें निहित है तो ऐसी स्थिति में स्टॉक की हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है बीमा कंपनी के द्वारा। इसी प्रकार से संपत्ति अगर जल के नष्ट होती है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति दी जाती है बीमा कंपनी के द्वारा। और आग लगने के कारण आने वाले समय में व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल पाता, व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पाता, अव्यवस्थित हो जाता है तो लाभ उतना नहीं कमाया जा सकता क्योंकि बिक्री की राशि उतनी नहीं होती। तो उस लाभ की क्षति के लिए यानी परिणामी हानि के लिए भी बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है। पिछले वीडियो में हमने साथ में यह भी देखा कि जब हम अग्नि से स्टॉक की हानि होती है तो किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि विशेषतः किसी भी पॉलिसी में कितने रुपए का बीमा करवाया गया, बीमित अवधि कितनी है, बीमित का बीमा हित है अथवा नहीं, न्यून बीमा तो नहीं है, औसत वाक्यांश का प्रयोग आदि बीमा पॉलिसी में ये विशेष बातें वर्णित होती है। उनके आधार पर स्टॉक की हानि के समय में किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे कि स्टॉक लागत पर मूल्यांकित होना चाहिए। अगर गत वर्ष की अगर दरें आपको दे रखी हैं, सकल लाभ की दरें, और उनमें वृद्धमान की प्रवृत्ति हो या घटती हुई है वो, तो भारित औसत दर उनकी ली जानी चाहिए। और अगर उनमें कोई ऐसी प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती है तो सामान्य औसत दर ली जानी चाहिए। और केवल गत वर्ष की सूचनाएं हमारे पास में उपलब्ध है तो गत वर्ष की सकल लाभ दर ज्ञात करके इस वर्ष की बिक्री के ऊपर उस सकल लाभ दर को अपना के पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे और फिर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। इसी बात को हम आज देखते हैं कि अगर अग्नि से स्टॉक की हानि होती है तो बीमा दावे की गणना किस प्रकार से की जाती है। प्रैक्टिकली एक व्यवहारिक प्रश्न के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। व्यवसाय में, किसी व्यवसाय में आग लगने की तिथि 30/4/2020 है। आग लगने के दिन बाकी गोदाम और स्टॉक तो जल गया, परंतु 500 रुपए के मूल्य का स्टॉक बचा लिया गया, 500 रुपीज। और एक और बात दे रखी है कि स्टॉक इज वैल्यूएड एट 10% बिलो द कॉस्ट। इसका मतलब जब भी मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, व्यवसाय में जब लेखों में लिखा जाता है तो वैल्यू को 10% कम पर बताया जाता है। यानी कि अगर 100 रुपए की लागत है तो पुस्तकों में केवल 90 रुपए ही लिखा हुआ है, क्योंकि 90 रुपए पे ही उसको प्रदर्शित करने की पॉलिसी व्यवसाय ने अपना रखी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से वो इस प्रकार की पॉलिसी अपना सकते हैं। वर्ष दर वर्ष समान पॉलिसी को अपनाया जा सकता है। अभी आप प्रश्न में अन्य सूचनाएं देखें आप, तो आग लगने की तिथि है 30 अप्रैल 2020, और अगर आप यहाँ पे वर्ष देखें तो 2017-18, 2018-19, 2019-20, ये 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है। और उसके बाद में 1/4/20 यानी पिछले वर्ष की लास्ट डेट की ठीक बाद वाली तारीख 1/4/2020 से आग लगने की तारीख। तो इस वाले वर्ष के लिए तो हम बनाएंगे क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके आधार पर आग लगने की तिथि के दिन स्टॉक कितना था ये ज्ञात किया जाएगा। और चूंकि हमें पिछले वर्ष के अलावा 2 वर्ष और दे रखे हैं तो इन तीनों वर्षों के लिए सकल लाभ दर ज्ञात करेंगे। अगर उनमें कोई वृद्धमान वृद्धि की प्रवृत्ति है तो भारित औसत निकाल लेंगे, घटने की प्रवृत्ति है तब भी भारित औसत निकाल लेंगे, और अगर कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं दिखती तो सामान्य औसत निकालकर वो सकल लाभ दर हम काम में लेंगे इस अवधि के लिए सकल लाभ को ज्ञात करने के लिए। यहां पर अन्य सूचनाएं दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक आपको मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड में, नेट परचेज भी डेबिट साइड में, डायरेक्ट वेजेस भी डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये जो बात दे रखी है वैल्यू ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड, तो पहले 3 सालों में इन वैल्यू का कोई आशय नहीं रह जाता क्योंकि आग लगने की अवधि है ये। तो यहां पर ये इंश्योर्ड अमाउंट आपको बीमित राशि दे रखी है
2000 रुपया औसत वाक्यांश के समय इसको हम ध्यान में रखेंगे, दावे की गणना के समय इस राशि को ध्यान में रखेंगे। सेल्स दे रखी है इन 3 पूरे वित्तीय वर्षों की और आग लगने की अवधि वाले समय की सेल्स भी अपने को दे रखी है। तो हमें क्या करना है, पहले इन 3 वर्षों के लिए सकल लाभ दर ज्ञात करने के लिए इनका ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले चूंकि यहाँ पे वैल्यूएशन लागत से कंपेयर किया गया है तो इन मूल्यों को ठीक करना है। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है, इसका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, इसका क्लोजिंग स्टॉक वो इसका ओपनिंग स्टॉक है। यानी कि अगर हम इन 4 वैल्यूज को लागत पर कर ले तो ये तीनों स्वतः ही लागत पर हो जाएंगे और ये वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करना है। तो इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं कि अगर हम ये वैल्यूज कॉस्ट पर कंप्यूट कर लें, स्टॉक एट कॉस्ट कर लें, तो पहला वैल्यू है 2907 मल्टीप्लाइड बाई 100/90, क्योंकि 10% कम पर पता रखा है तो ये स्वयं 90 के बराबर है, तो 100 यानी लागत के बराबर कितना हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी वैल्यू है 3420, दिस वन। लागत पे लाने के लिए ऊपर 100 से गुणित करें इसको और 90 से भागित करें। ऐसे ही तीसरा वैल्यू है 3690 100/90 is equivalent to, and then fourth value 3600, ये जो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक भी है लागत पे लाने के लिए 100 से गुणा करें, क्योंकि ये स्वयं 10% कम पर मूल्यांकित है, यानी कि ये स्वयं 90 है तो 3600 अगर 90 के बराबर है तो 100 यानी लागत किसके बराबर हो जाएगी। और ये कंप्यूटेशन हम कैलकुलेटर की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्रमशः 32, 30, 3800, 4100 और 9 चौका 36, तो 4000 ये हो जाएगा। तो ये इन स्टॉक की वैल्यूज हो गई जो लागत पर हो गई। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ये स्टॉक लागत पर प्रदर्शित उसमें करेंगे। तो ये वैल्यूज हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। मैं बना रहा हूं यहां पर। अगर हम इन वर्षों का ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो डेबिट और क्रेडिट साइड में क्रमशः 3-3 कॉलम अपने को लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3 वर्ष हैं। ऐसे यहां पर भी 3 कॉलम ले लें। ये 2017-18 यानी कि 31 मार्च 18 हो गया। इसी प्रकार से ये जो है वो 2019 की 31 मार्च हो गई। ये 2020 की 31 मार्च को स्थिति है। ऐसे ही ये फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2018, 31st ऑफ मार्च 2019, 31st ऑफ मार्च 2020 के लिए ये वैल्यूज होंगी। सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक अगर दर्शाएं तो ये 3230, 2017-18 का परचेज दिखाएं तो 2 परचेज 12,000। ऐसे ही उसका वेजेस दे रखा है अपने को, तो डायरेक्ट वेजेस इसमें अगर अपन लिखें तो ये 1770। फिर क्लोजिंग स्टॉक इधर दे रखा है और सेल्स दे रखा है। तो पहले सेल्स को ले लेते हैं। बाई सेल्स, सेल्स का वैल्यू है 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पे है 3430, जो 10% कम पर है, तो इसको हमने वैल्यूएशन में यहां पर ले लिया है 3430
3420 3420 को हमने रिवैल्यूएट कर लिया तो ये हो गया बाई क्लोजिंग स्टॉक 3800। ऐसे ही सेकेंड ईयर की वैल्यू को भी हम प्लेस कर दें तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो यहां का ओपनिंग स्टॉक, फिर 13,000, फिर उसके बाद में 2200, सेल्स है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है वो 3690 को जो लागत पर कन्वर्ट किया है वो 4100। ऐसे ही 2020 की वैल्यू को ले लें तो 3690 को जब लागत पर लेकर आए तो ये वैल्यू बन गया था 4100। परचेजेस दे रखे हैं इस कॉलम में 14,000, उसके बाद में वेजेस दे रखा है 2,900, उसके बाद में सेल्स दे रखा है 30,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक है 3600 जो लागत से 10% कम यानी 90% पर मूल्यांकित है, तो इसको लागत पर हमने बदल लिया है, ये हो गया है 4,000 रुपया। इस प्रकार से अगर क्रेडिट साइड इन तीनों ही वर्षों की ज्यादा है तो तीनों वर्षों को ये योग कर ले और बैलेंस शीट फिगर यहां पर निकाले टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये टोटल अगर अपन कर लेते हैं तो ये आता है 23,800, जो यहां पर भी लिखेंगे 23,800, और इस 23,800 में से इसका योग अगर अपन माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6,800। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष का टोटल है 24,100, तीसरे वर्ष का जो टोटल है वो है 34,000, ये यहां पे 24,100 और यहां पर 34,000, ये वैल्यूज इधर लेके आए और बैलेंस शीट फिगर के रूप में जीपी निकाल लें तो जीपी यहां पर बन जाएगा, इन तीनों के योग को घटाना है अपने को 24,100 में से, तो ये हो जाएगा 5,100। और इसी प्रकार से इन तीनों का योग अगर अपन 34,000 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 13,000। तो पिछले 3 वर्षों के लिए हमने जीपी ज्ञात कर लिया। अब इनकी जीपी की दर हम कंप्यूट कर लेते हैं। जीपी की दर कैसे निकालें? फार्मूला हमेशा की तरह वही है, इसको आप जीपी रेट कहें या जीपी रेशो कहें। जीपी में सेल्स का भाग दे दें, ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स का भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए ये रेट्स जीपी है 6,800 पहले साल का, इसमें सेल्स का भाग दे दें 20,000 का और 100 से मल्टीप्लाई कर लें। ऐसे दूसरे साल में 5,100 is the value of gross profit. In that year, sales was of rupees 20,000 multiplied by 100. In this manner, we can compute the gross profit rate for 2018-19, and to compute GP rate in 2019-20, take the value of GP, it is 13,000 divided by sales of the year 30,000 multiplied by 100. This will give us the GP rate. Respectively, if we compute these values, so GP rate or GP ratio will be respectively 34%. सेकेंड हम कंप्यूट करें तो यह आ जाएगा 25.5%, और तीसरा वैल्यू अगर हम कंप्यूट करें तो 43.33%। अगर एक ही वर्ष होता लास्ट वाला ये तो 43.33% को ही हम यूज कर लेते इस वर्ष में जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो जीपी निकालने के लिए, परंतु 3 तरह अपने पास में है और इनमें कोई वृद्धि की प्रवृत्ति भी नहीं दिख रही है,
वैल्यू है उससे कम है, फिर वापस बढ़ गया है। तो सिंपल औसत दर हम ज्ञात कर लें। ध्यान रखें कि 2020 का क्लोजिंग स्टॉक है 4000, जो इससे अगले वाले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम जाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा वो 4000 रुपए का। पहले इसकी हम औसत दर निकाल लें, तो एवरेज जीपी रेट, इन सभी रेट्स को जोड़ लीजिए, 34 प्लस 25.5 प्लस 43.33 बटा 1, 2 और 3 वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं, तो 3 का भाग अपने को देना है। ये योग कर लें, 102.83/3, दिस इज इक्विवेलेंट टू 34.28%. This rate will be applied on the sales value to determine the gross profit for the period fire was occurred. तो हम अब इसके बाद में हम क्या बनाएं, ये आने के एवरेज जीपी रेट आने के बाद में अब हमें बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमें क्या चीज कंप्यूट करके देगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो उसको बनाइए। ध्यान रखें कि ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा 4000 रुपया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये किस अवधि से बनेगा, 1/4/2020 से आग लगने की तिथि यानी कि 30/4/2020 तक की अवधि के लिए ये हमें बनाना है। ये स्मरणार्थ या काल्पनिक व्यापारिक खाता है जो आग लगने की तिथि तक बनाया जाता है उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ की तिथि से। टू ओपनिंग स्टॉक, लागत पर जो हमने अभी कंप्यूट किया था पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसके लिए जो हमने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे कंप्यूट किया था, वो यहां पे अब हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया 4000। इस अवधि के परचेजेस हैं 1100। इस अवधि का जो वेजेस दे रखा है वो है 200। इस अवधि की जो सेल्स दे रखी है प्रश्न में लास्ट लाइन में 4000। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक पहले होता है सवाल में और हम जीपी बैलेंसिंग फिगर ज्ञात करते हैं, परंतु यहां पर पहले जीपी कंप्यूट करेंगे। हमने एक एवरेज रेट निकाल ली है क्योंकि 3 सालों की हमें सूचनाएं मालूम थी। इस रेट को हम अप्लाई करेंगे सेल्स के वैल्यू के ऊपर, इस 4000 पे, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई 34.28%। अगर हम इसको अगर इसको हम अप्लाई कर दें तो ये आएगा 1371। इस साइड का टोटल कर ले तो ये टोटल आता है 6671। इधर भी कितना हो जाएगा 6671। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 2671 इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर। आग लगने की तिथि के दिन इतने रुपए का स्टॉक था जो जलकर नष्ट हो गया। और इसी के लिए हमें ज्ञात करना है कि जब यह व्यवसाय क्लेम करे बीमा कंपनी को तो कितने रुपए का क्लेम करे, इतने रुपए का क्लेम करे। और अगर कोई साल्वेज स्टॉक है तो उसको घटाने के बाद शेष राशि का क्लेम करे। और बीमा कंपनी तुलना करे कि जो बीमित राशि है वो बीमा योग्य राशि से कम तो नहीं है। अगर है बीमित राशि कम है तो औसत वाक्यांश का प्रयोग करके नेट क्लेम की गणना करें। तो वही हम कर रहे हैं। यहां पर वापस से देखिए, यहां से हम ये ले रहे हैं, हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं किसकी, बीमा
के दावे की गणना कर रहे हैं, तो एक पहली स्टेप की तरह इसको आप सोचें कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये कितने रुपए का है? 2671। यही वो राशि है जिस राशि का बीमा करवाया जाना चाहिए। द इंश्योरेबल अमाउंट इज 2671। अगर साल्वेज स्टॉक नहीं होता तो इतने ही रुपए की क्षति होती, लेकिन साल्वेज है तो लेस साल्वेज स्टॉक जिसको आग लगने से बचा लिया गया है, वो था प्रश्न में 500 रुपए का, तो इसको घटा दें तो स्टॉक की जो क्षति हुई है वो इतने रुपए की हुई है। दिस इज द ग्रॉस क्लेम। व्यवसाय को इतने रुपए की वास्तव में हानि हुई जिसके लिए कि वो अपना बीमा दावा प्रस्तुत करेगा बीमा कंपनी के पास, तो बीमा कंपनी इसकी तुलना करेगी इंश्योर्ड अमाउंट से। इंश्योर्ड अमाउंट इस अवधि में जब आग लगी उस अवधि में कितने रुपए का था? 2000 रुपए का। ये जो वैल्यू है ये इंश्योरेबल अमाउंट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ये इंश्योरेबल अमाउंट है। इसकी तुलना जो की जाएगी वो किससे? इंश्योर्ड अमाउंट से। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड 2000 इस पीरियड वाला। तो चूंकि वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड स्टॉक that is insured is less than the closing stock on the date of fire, that is insurable value, so average clause will be applied to compute or to determine the net claims for the loss of stock by fire। तो net claim का जो फार्मूला बन जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक, जो ये है अगली लाइन में लिख रहा हूं मैं पहले इसको 2171, इसको इंश्योर्ड अमाउंट से मल्टीप्लाई करें। इंश्योर्ड अमाउंट कौन सा है? ये यहां पर है प्रश्न में 2000 रुपए का, इसको मैं पहले लिख रहा हूं 2000। देन इंश्योरेबल बीमा योग्य राशि, ऊपर बीमित राशि नीचे बीमा योग्य राशि। इंश्योरेबल अमाउंट है वो जो कि ऑन द डेट ऑफ फायर क्लोजिंग स्टॉक हमने कंप्यूट किया है 2671। सो नेट क्लेम वुड बी 1625.61 रुपीस और अप्रोक्सीमेटली 1626 रुपया नेट क्लेम की राशि। तो हानि उसको हुई है 2171 रुपए की, लेकिन उसको बीमा के दावे की राशि जो मिलेगी वो 1626 रुपया, क्योंकि औसत वाक्यांश का प्रयोग कर लिया गया, क्योंकि इंश्योर्ड अमाउंट का जो वैल्यू है वो इंश्योरेबल अमाउंट के वैल्यू से कम है, न्यून बीमा है। अधिक होने पर ये फार्मूला नहीं लगता और जितने रुपए की हानि है उतने ही रुपए का क्लेम मिल जाता है, यानी 2171 का क्लेम मिल जाता है, यही नेट क्लेम की राशि हो जाती है। परंतु कम होने पर औसत वाक्यांश के अनुसार नेट क्लेम की गणना इस प्रकार से की जाती है। तो ये व्यवहारिक रूप से हमने एक सवाल में कंप्यूट करके देखा, सवाल को हल करने को सीखा कि कैसे स्टॉक की अगर क्षति होती है आग लगने के कारण तो बीमा कंपनी के द्वारा किस प्रकार से नेट क्लेम की गणना करके उसको चुकाया जाता है बीमित व्यक्ति को। धन्यवाद।